हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिलायबल। सबसे पहले तो मैं आप सबका रिलायबल टीम की तरफ से बहुत सारा स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहे हैं जो आपके आने वाले जेईई एडवांस में काम आएंगी। मैं जानता हूं आप लोगों ने बहुत सालों में मेहनत करी है, कुछ लोगों ने 2 साल, कुछ लोगों ने 3 साल, कुछ लोगों ने 1 साल, और बहुत मेहनत करने के बाद आपने जेईई मेन क्रैक किया है। तो सबसे पहले तो आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि देखो 13 लाख बच्चों में आपको 2.5 लाख बच्चों में आना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आपने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ऑलरेडी कर लिया है। एक बात और बताना चाहता हूँ बच्चों की, जेईई मेन के जो मार्क्स होते हैं और जो जेईई एडवांस के मार्क्स होते हैं या उसका जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो अगर किसी बच्चे के मार्क्स मान लीजिए जेईई मेन में कम है, उसको लगता है कि यार मेरे जेईई मेन में कम मार्क्स आए हैं, तो वो इस तरह से ना सोचे कि उसके एडवांस में भी कम आएंगे। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका जेईई मेन का कट ऑफ जस्ट पार हुआ है। मान लीजिए कट ऑफ 120 है, उसको 121 मार्क्स आए हैं एडवांस के लिए, और उस बच्चे के अंडर 1000 रैंक आई है। तो हमें इन सब बातों को जो पास्ट में हो चुकी है सबसे पहले तो उनको छोड़ना है। ये आने वाले जो 7 दिन हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये नहीं है कि नॉलेज कितनी है। कई बार बहुत अच्छी नॉलेज वाले लोगों की स्ट्रेटेजी खराब होती है, तो वो नॉलेज होने के बाद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और कई बार कुछ लोगों की नॉलेज बैलेंस्ड होती है, हो सकता है उनका सिलेबस पूरी तरह से रिवाइज ना हो, फिर भी अच्छा कर जाते हैं। मैं आपको कई सारे एग्जांपल बता सकता हूँ। पहला एग्जांपल तो मैं खुद हूँ। मैंने जब 99 में जेईई एडवांस दिया था तो मेरी लगभग 40% तैयारी थी आईआईटी एडवांस की। यानी कि जितना सिलेबस मैंने पढ़ा था उसमें से हार्डली मैं 40% को अच्छे से रिवाइज कर पाया था। 30% सिलेबस तो मुझे आता भी नहीं था, लेकिन मैंने स्ट्रेटेजिकल प्लान किया। मैंने उस समय जो आईआईटी एडवांस के पेपर थे उनको एनालाइज किया। मैंने देखा, और आज भी वो पैटर्न आज भी एज इट इज़ वैलिड है। मैंने देखा कि उस टाइम मैंने 93 से लेकर 98 तक के पेपर्स को जब देखा तो मैंने देखा 40 से 50% क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डुएबल थे। हमेशा डुएबल होते हैं। आज भी आप देखो, अभी आपको थोड़ी देर बाद हमारे रिलायबल के सीनियर टीचर्स एकेजे सर, डीकेजे सर और जीडीएस सर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। और उन बातों में होगा, पहला कि 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, दूसरा कि पिछले 5 सालों की कट ऑफ क्या रही है, रैंक वर्सेस मार्क्स आपको एनालिसिस मिलेगा, और तीसरा 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और जनरल मोटिवेशन। तो आपको पता चलेगा कि पिछले 5 सालों के अंदर जो जेईई एडवांस का पैटर्न रहा है, और 5 छोड़ो, जब मैं पढ़ता था तब भी जेईई एडवांस का जो पैटर्न रहा है उसमें हमेशा 40% जो पेपर होता है वो आसान होता है। तो बच्चों, अगर हम अपने 40% वाले पोर्शन पे पहले कंट्रोल कर लें, कमांड कर लें और उस पोर्शन को अच्छी तरह से कर लें, वहाँ होता क्या है कि हम 40% क्वेश्चन कर भी लेते हैं। अगर आप डेटा एनालिसिस करोगे तो 30 से 40 हज़ार बच्चे आपको ऐसे मिलते हैं जिन्होंने 30% एंड अबव करेक्ट किए होते, पॉजिटिव मार्क्स होते हैं उनके, लेकिन वो उसी के साथ साथ नेगेटिव भी कर देते हैं। तो 30-35% पॉजिटिव किया, 10% नेगेटिव कर दिया, तो वो 25% पे आ जाता है और सिलेक्शन नहीं होता। तो यदि आप सिर्फ 40 से 50% पोर्शन को पहले अटेम्प्ट करें, जो कि स्कोरिंग है, जिसके मार्क्स आपने सिक्योर कर लिए हैं, तो आपका आईआईटी के अंदर 1000 से 2000 की रैंक कंफर्म हो जाती है। उसके बाद स्काई इज द लिमिट। अगर आप उसके बाद भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। 70% अबव अगर आपके आ जाते हैं तो मोस्टली आपकी 100-200 तक रैंक आ जाती है। तो ये आने वाले जो 7 दिन हैं इनमें आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से प्लान करना चाहिए, ऐसी ढेर सारी बातें यहाँ पर होगी, लेकिन 3-4 बातें मैं आपको बोल देना चाहता हूँ। पहली बात, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। अपने दिमाग से स्ट्रेस बिल्कुल निकाल दें। आने वाले 7-8 दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, नींद प्रॉपर लेनी है। अगर आप स्पेक्स इस्तेमाल करते हैं तो स्पेक्स एक जोड़ा आप और तैयार रखें, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड की डॉटर के साथ हुआ। जेईई मेन एग्जाम में जनवरी के अटेम्प्ट में उसका स्पेक्स टूट गया। अब वो उसके पास एक ही जोड़ा स्पेक्स था और स्पेक्स टूटा उसका एग्जाम के अंदर, और वो बहुत बुरी तरह से पैनिक हो गई। उसके बाद उसका बोर्ड एग्जाम बिगड़ गया, उसका जेईई मेन 1 बिगड़ गया, और अभी तक भी वो बच्ची सेटल नहीं हो पाई है ठीक से। तो ऐसा होता है। पेरेंट्स को भी बोल दें कि कोई नेगेटिव बात ना करें, साइकोलॉजिकली कोई प्रेशर ना डालें कि आईआईटी में नहीं होगा तो क्या होगा। देखो, आईआईटी इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ। एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज नॉट एन आईआईटीएन एंड एवरी आईआईटीएन इज नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। तो आईआईटीएन होना ये बात का ठप्पा नहीं होता कि आप सक्सेसफुल होगे। सक्सेसफुल आप नॉन आईआईटीएन बन के भी हो सकते हो। तो दिमाग से कोई लोड निकाल दें। कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है। आपने जो पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में पढ़ा है आप उसी को रिवाइज करेंगे। किसी भी टॉपिक में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। हमें अगर मान लीजिए रिवाइज करना है तो हम अपने ही मटेरियल से रिवाइज करें। जिनको स्टार लगा रखा हो उनको रिवाइज करें। प्रैक्टिस करनी है तो पीवाईक्यूज करें। पिछले सालों के जो पेपर्स हैं फुल लेंथ में 1 या 2 पेपर आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। तो
कुछ कुछ बातें और बीच में हमारे जो टीचर्स हैं, आप सीनियर टीचर्स हैं, आपको बोलेंगे, और मैं भी बीच बीच में आपको और जो बातें मुझे ध्यान आती रहेगी बताता जाऊंगा। तो हम आगे शुरुआत करते हैं, और जो सबसे पहले आपको ज्वाइन करने वाले हैं वो एकेजे सर, वो लेकर के आ रहे हैं आपके सामने कि 12th क्लास के कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, और पिछले 5 साल का पैटर्न। ओके बच्चों, गुड लक। हेलो बच्चों, वेलकम टू रिलायबल। तो जैसा कि CSS सर ने बताया कि आज JEE एडवांस 2024 से रिलेटेड अपन सब कुछ ज़रूरी बातें करेंगे, जो नेक्स्ट 7 डेज़ में अगर आप उसको यूज़ में लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपका। तो फिर से JEE मेंस के लिए आपने बहुत अच्छे मार्क्स आपको आए होंगे, आपने क्रैक किया, उसको बहुत बधाई हो। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि किन किन चैप्टर्स को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दें। अब ऐसे लास्ट टाइम पर लास्ट 7 डेज़ में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अपन पूरे सिलेबस पर फिर से कमांड बनाने की कोशिश करें, लेकिन कम से कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर फिर से एक बार नज़र डाल सकते हैं, उनके PYQs कर सकते हैं। जैसा भी DKJ सर आएंगे और 2023 के पेपर्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, उस बारे में डिस्कस करेंगे। मैं बताने आया हूँ कि लास्ट 5 सालों के अंदर 12th के सिलेबस में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जैसा मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग इस साल किस चैप्टर को आप ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखें। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2019 में और 2022 में मोस्टली आप देख सकते हैं, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भी सही, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस आए, 3 क्वेश्चंस। 2022 में तो 4 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2023 में अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है। तो ये मान सकते हैं कि 2024 के अंदर इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है। फिर आगे बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे लगभग पुराने 2019, 20, 21 में एक क्वेश्चन आया था, पर 22, 23 में 3 और 2 क्वेश्चंस आए। तो मुझे लगता है कि शायद एक या एवरेज आप 1.5 सवाल मान सकते हैं, एक क्वेश्चन तो आना ही है। फिर आगे बढ़ते हैं कैपेसिटेंस से 2019 में 2 क्वेश्चंस थे, 20 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कई बार एडवांस में कुछ पर्टिकुलर चैप्टर से सवाल नहीं भी आए, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 2 या 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 21 में फिर से 2 क्वेश्चंस, 22 में फिर से 2 क्वेश्चंस, 23 में नहीं आया। तो पैटर्न को जज करना तो बहुत मुश्किल है इसमें, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कैपेसिटेंस की इंपॉर्टेंस के हिसाब से एक क्वेश्चन तो आने की संभावना है। EMF, EMI दोनों मिलाकर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आप टोटल देख सकते हैं EMF, EMI मिलाकर काफ़ी क्वेश्चंस आए, खासकर 2021 के अंदर EMF के 4 क्वेश्चंस एक साथ आए थे। तो अगेन 2023 की अगर बात करें लास्ट ईयर की, तो EMF से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि इस साल EMF से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अल्टरनेटिंग करंट है बहुत छोटा सा चैप्टर बहुत इजीली आप इस पे रिवाइज करके कुछ अच्छे क्वेश्चंस या PYQ प्रैक्टिस करके अच्छा कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन वाइज पिछले 5 साल के अंदर 2 साल ऐसे भी रहे जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बाकी ऑन एन एवरेज 1 सवाल के आसपास इसमें से पूछे जाने की संभावना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत छोटा चैप्टर है, लास्ट ईयर इससे 1 सवाल पूछा गया था, पर उससे पुराने सालों में 19, 20, 21, 22 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फिर आते हैं बच्चों मॉडर्न फिजिक्स पर। एटॉमिक फिजिक्स बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, पर बाय चांस इसमें क्वेश्चंस पूछने की जो संख्या एडवांस के अंदर वो इतनी नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं 19 में सिर्फ 1 क्वेश्चन, 20 में 1, 21 में 2, और उसके बाद लगातार 2 साल तक एक क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन पर्सनली मेरा मानना है कि इस चैप्टर पर कमांड बनाना भी ईजी है, थोड़ी बहुत कैलकुलेटिव है, तो अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बनाने के लिए आप PYQs कर सकते हैं या आपके जो भी मटेरियल है उसको फॉलो करें, पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मुझे लगता है 1 या 2 क्वेश्चन के आसपास इससे पूछा जा सकता है। न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत छोटा चैप्टर, JEE मेंस में तो बहुत सारा पार्ट इसका कट कर दिया गया है, हो सकता है इस वजह से आपने इसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं की हो, लेकिन एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो भी इसके पार्ट को कट किया गया JEE मेंस से उसको जरूर आप वापस पढ़ें, उसको पढ़कर उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और जैसा आप देख सकते हैं 19 में 2 क्वेश्चंस थे, 20 में एक भी नहीं था, उसके बाद लगातार 2 सवाल, 3 सवाल, फिर 2 सवाल, मतलब इससे क्वेश्चन के आने की बहुत चांसेस हैं। ऑप्टिक्स की तरफ आते हैं तो वेव ऑप्टिक्स, जिसमें JEE मेंस में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते रहे हैं, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, है ना, अलग अलग तरह के सवाल, पर JEE एडवांस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए। ऑन एन एवरेज आप 1 सवाल के आसपास इससे उम्मीद कर सकते हैं, हो सकता है नहीं भी पूछे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप देख भी सकते हैं आपके सामने। 2019 में इस अकेले चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 में एक भी नहीं पूछा गया, लेकिन उसके बाद फिर 3 क्वेश्चन, 5 और फिर 2 सवाल।
मुझे लगता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 2 सवाल तो जरूर बनते हैं। तो आप जरूर इसको एक बार देखकर इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से चैप्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के। मेरा अनुमान ये है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ईएमएफ, मॉडर्न फिजिक्स मतलब एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पर जरूर बहुत अच्छी अपनी कमांड बनाएं। और पीवाईक्यूज आप जितने ज़्यादा करेंगे वो भी फुल सिलेबस टेस्ट पेपर आप दें। ऐसा नहीं कि आप चैप्टर वाइज कर रहे हो। अब लास्ट के 7 दिनों में कोशिश करें कम से कम 2-3 फुल ईयर या फुल सिलेबस पेपर को अटेम्प्ट करें। तो अगेन बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा करेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। थैंक यू। चलो बच्चों, तो ये था एनालिसिस क्लास 12 के उन क्वेश्चंस का, उन टॉपिक्स का जो कि ज़्यादा पूछे गए थे आईटी एडवांस में। तो आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक स्टूडेंट था जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, वो है आपके फेवरेट जीतू भैया। जब 2008-9 में वो कोटा पढ़ रहे थे ना, तो आईटी एडवांस के थोड़ा सा पहले, 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उनको ऐसी हालत हो गई कि मतलब हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और उसके बाद अल्टीमेटली वो अपने घर चले गए। आप सोचो ऐसी सिचुएशन में जीतू भैया जो है उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। इधर आईटी एडवांस्ड है और उधर उनको गंभीर बीमारी होगी। उनको ऑलमोस्ट टीबी जैसा कुछ हो गया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया भी सही मुझे कि इस तरह से सर मुझे टीबी जैसा हो गया था, खांसी बहुत होती थी। तो घर चला गया उस समय, और उसके बावजूद अब आप सोचो उसकी कितना रिविजन हुआ होगा। तो ये कहानी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी सोच रहे हैं यार मेरा 30% रिवाइज हुआ है, 40% रिवाइज हुआ है, 60% मेरा रिवाइज हुआ नहीं है, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो वो जीतू भैया की तरह देख सकते हैं, अपने आप को वहाँ इमेजिन कर सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ होगा। उनसे तो बेटर सिचुएशन में हो आप मोस्टली बीमार तो नहीं हो, ठीक है। तो उस बीमारी के बावजूद वो कोटा आते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद आईटी में सेलेक्ट होते हैं, आईटी खड़गपुर जाते हैं। उसके बाद आपके सामने सारी स्टोरी है। आज वो बढ़िया कलाकार हैं, बहुत सारी सीरीज़ देते हैं, बहुत सारी मूवीज़ देते हैं, और आप उनको जीतू भैया के नाम से जानते हो। तो जो ये समय आपको बस ये इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितना कर लिया, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसमें से कितना पॉजिटिव फील कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। हो सकता है 50% सिलेबस हुआ हो लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल 200% हो, तो वो सारा जो है सब्सिडाइज कर देता है उसको, और आप अपना बेस्ट निकाल के आते हो आईटी एडवांस में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कि 11th के कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो लास्ट 5 सालों में पूछे गए हैं। तो वैसे तो हमें मोरलेस पता होता है, आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ स्लाइड, क्योंकि इतने सालों के अनुभव से मुझे पता है कि मैकेनिक्स का 15 से 20% पोर्शन आना है। अभी पीछे देखूंगा वो आएगा। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो है वो वेरी करता रहता है, कई बार वो 10-10, 12-12% आ जाता है, कई बार 5% ही रह जाता है। लेकिन अगर मैं मोटा मोटी आपको बोलूँ ना कि किस जगह से आपके मार्क्स आने वाले हैं, कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने पर कम मार्क्स आएंगे, कहाँ पे कम मेहनत करने पे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, तो 11th के कम मेहनत करने पे ज़्यादा मार्क्स वाले जो टॉपिक्स हैं वो है वेव्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। उसके अलावा मैकेनिक्स में अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पर आपको ईजिली आउटपुट मिलेगा, जहाँ आराम से आपको मेहनत के प्रोपोर्शनल रिजल्ट मिलेगा, वो टॉपिक्स हैं आपके वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से लोग डरते हैं, वहाँ पे हम बहुत मेहनत करते हैं, लंबा टॉपिक है, रिवाइज करने में 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं, अगर हम पिछले 5-7 सालों का पैटर्न देखें बच्चों, तो 5-7 सालों में आरबीडी में कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन नहीं आया, उसके पहले आए। तो यदि आपने फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन तक कर रखा है, यदि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है, कभी हो सकता है दे कैन प्ले विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैक्सिमा मिनिमा करवा दिया, रेडियस और हाइट का रेशियो पूछवा दिया, तो वो तो उनका यूजुअल पैटर्न है। बट मेन चीज़ क्या है कि आपको फॉर्मूला आता है कि नहीं आता, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आता है नहीं आता, एंगुलर मोमेंटम निकालना आता है कि नहीं आता। तो जो शुरुआत वाला पार्ट है ना आरबीडी का, वो स्कोरिंग है। पीछे वाला पार्ट जहाँ हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है टॉपलिंग, या जहाँ हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है सीटीआरएम। सीटीआरएम में अगर कोई क्वेश्चन आया भी सही, जैसे पास में क्वेश्चन आया था एक एसएचएम का जहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई थी, सीटीआरएम इन्वॉल्व था, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं थी उसके अंदर। आपको जस्ट एक सिंपल सा टॉर्क का इक्वेशन लिखना था या न्यूटन्स लॉ लगाना था, आपका एसएचएम प्रूव हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो स्कोरिंग पोर्शन जो है उसी पे अगर हम फोकस करें तो 11th से हम 25 से 30% मार्क्स आराम से सिक्योर कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी देखते हैं, यहाँ देखो आप 2019, 2021, 22 और 23 का एनालिसिस है। और अगर हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन हैं, पेपर 1 पेपर 2 मिला के। पहले 18 क्वेश्चन आया करते थे एक पेपर में, 36 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन
अभी लास्ट ईयर जो है एक पेपर में 17 क्वेश्चन थे, यानी 34 में से आप देख सकते हैं 7 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप इसका एवरेज ले सकते हैं। यहाँ केवल 2022 एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में 2 क्वेश्चन आए, बाकी हर साल 4 से 5 क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं। अगर 4 से 5 क्वेश्चन की हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसका वेटेज किस लेवल पे जाता है, 36 में से 5 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 1/7 ऑफ द पेपर आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे आता है। वहाँ भी अगर मैं बात करूँ कि कौन से पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्पेसिफिक हीट के रेशियोज, वर्क निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जैसे इस साल नया टॉपिक जुड़ा है इसके अंदर, कार्नो इंजन पहले जेईई मेन में आया करता था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस बार जुड़ा है, तो आपको उसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो कार्नो इंजन का फॉर्मूला है जिससे हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं, या कैस्केड इंजन होते हैं, एक इंजन का आउटपुट दूसरे इंजन में दिया, आई एम एक्सपेक्टिंग ए क्वेश्चन ओवर देयर कि कैस्केड इंजन पे कोई अच्छा क्वेश्चन आए। 2-3 क्वेश्चन इरोडो में बहुत अच्छे हैं इसके, जो पास्ट में जेईई मेन में पूछे जा चुके हैं किसी न किसी तरीके से, तो आपको उसको रिवाइज करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, तो हीट ट्रांसफर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हीट ट्रांसफर में से क्वेश्चन आ जाता है जनरली। मैकेनिक्स में आप बात करें तो देखो बच्चों, ये सारा का सारा पोर्शन जो मैकेनिक्स का है, यहाँ पर हम देख सकते हैं मैकेनिक्स में से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन यहाँ मैकेनिक्स में से हैं। आरबीडी शायद नेक्स्ट वाले पेज पे होगा, तो वो भी अपन जोड़ लें। कहाँ गया रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ये रहा। तो आगे 6 क्वेश्चन है इसके अंदर, तो यहाँ 6 क्वेश्चन है, यहाँ 4 क्वेश्चन है। 2021 में 2 क्वेश्चन है, यहाँ 4 क्वेश्चन है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चन तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से आ गए, और ये तीनों क्वेश्चन स्कोरिंग थे। ऐसा नहीं है कि ये तीनों क्वेश्चन उलझाने वाले थे, स्कोरिंग क्लियर कट क्वेश्चंस थे। और उसके अलावा एक क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी और एनएलएम, ये मैथमेटिकल टूल्स। यहाँ मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, जैसे काइनेमेटिक्स की बात करें तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं या तो वेरिएबल एक्सेलेरेशन जिसके अंदर हम लोग इंटीग्रेट करके वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन निकाल लें, वेलोसिटी वर्सेस टाइम निकाल लें, या फिर रिलेटिव का कोई क्वेश्चन आ सकता है। पास में रिलेटिव के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर्कुलर में बात करें तो जो मासलेस स्ट्रिंग के साथ जब बॉडी लटका करके उसको घुमाते हैं तो उसके क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं पास्ट में। आरबीडी मैंने आपको बता ही दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिक्स एक्सिस रोटेशन, उसके अलावा एंगुलर मोमेंटम, उसकी कंजर्वेशन। ग्रेविटेशन में थोड़ा सा देखना, सैटेलाइट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा एस्केप वेलोसिटी पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा केप्लर्स लॉ पे कोई क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ पे अपन टाइम पीरियड कंपेयर कर सकते हैं। पास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें एक बाइनरी स्टार सिस्टम था, मासेस का रेशियो दे रखा था, बहुत सारी चीज़ें दे रखी थी, और पूछा था इनके टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा। तो बाइनरी स्टार सिस्टम में जो टाइम पीरियड का रेशियो होता है 1 होता है। सिंपल लॉजिक। एक क्वेश्चन पूछा गया कि बाइनरी स्टार सिस्टम है और आपको बताना है कि सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम का एक स्टार के एंगुलर मोमेंटम का रेशियो बताओ। तो सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको किसी एक स्टार के एंगुलर मोमेंटम से आपको डिवाइड करना है। सो यू शुड रिवाइज बाइनरी स्टार सिस्टम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन ओवर देयर, एंड देन केप्लर्स लॉ। उसके अलावा इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी तो खैर है ही सही, उसमें क्वेश्चन बन सकता है। इसमें खास तौर पे जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है या कितना एक्सपांशन हो, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। वर्क पावर एनर्जी, एज आई सेड, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ फंडामेंटल टॉपिक ऑफ फिजिक्स। एनएलएम इज अगेन फंडामेंटल टॉपिक। सेंटर ऑफ मास में कोलिजन के क्वेश्चंस वैसे बहुत कम आए हैं, मैंने अगर पास्ट में देखो तो इतने क्वेश्चन मुझे दिखते नहीं है। सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो जनरल कंजर्वेशन है, या स्प्रिंग और मास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ थोड़ा सा आप रिवाइज कर सकते हैं। देन कमिंग टू फ्लूइड मैकेनिक्स, देखो बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स और सरफेस टेंशन, जनरली सरफेस टेंशन बच्चों को बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। अगर आप 5 से 7 मिनट उसको रिवाइज करेंगे तो उसके अंदर एक ज़्यूरिन्स लॉ है जो आपको रिवाइज करना है, जिसमें अपन कैपिलरी में हाइट निकालते हैं। उसके अलावा जो एक्सेस प्रेशर होता है थोड़ा सा वो रिवाइज करना है आपको। 5-10 मिनट आप रिवाइज करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और PYQs कर लो, जितने क्वेश्चन आए ना 8-10, 11वां क्वेश्चन अगर आया तो 8-10 में से आएगा, उसी पैटर्न पे आएगा, तो इसकी ज़्यादा लोड नहीं लेनी। और आप देख सकते हैं कि थोड़ा रैंडम सा है, कभी आता है कभी नहीं आता, तो जस्ट एक बार 5-10 मिनट आप उसको रिवाइज कर लें, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फ्लूइड इज इंपॉर्टेंट। फ्लूइड में जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया, बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन हो गई, पास्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। जैसे लास्ट ईयर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था चिमनी वाला, ऑल्दो IIT ने उसको ड्रॉप किया, बट दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। क्वेश्चन करेक्ट था, लेकिन लैंग्वेज में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ आ गई कि IIT को लगा कि इसको ड्रॉप करना चाहिए ताकि बच्चों का नुकसान ना हो, तो इट हैज़ बीन ड्रॉप।
बट वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। और ये देख सकते हैं अगेन द पैटर्न इज जिगजैग काइंड ऑफ पैटर्न, समटाइम्स दे आस्क समटाइम्स दे डू नॉट आस्क। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना, इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है, लेकिन आधा 1 घंटा लास्ट में आप दें और आगे निकल जाएं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऑल्दो अपन देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग वेव के सवाल नहीं दिख रहे हैं हमें 3 साल तक, 2 साल में है, लेकिन बच्चों पैटर्न है। अगर अपन इन तीनों चैप्टर्स को देखें तो पहली बात तो इनको रिवाइज हम कंबाइंडली कर सकते हैं। दीज आर फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स, स्पेशली स्ट्रिंग में 2-4 फॉर्मूले, सारी चीज़ें उसी के आसपास घूमती है। साउंड में लिमिटेड फॉर्मूले, सारी चीज़ें उसी के आसपास घूमती है। इसमें खास तौर पे वो जो हार्मोनिक्स होते हैं, ऑर्गन पाइप्स होते हैं, यहाँ पर जो उसके हार्मोनिक्स होते हैं, जब स्ट्रिंग दोनों तरफ से क्लैम्प्ड है, एक तरफ से क्लैम्प्ड है, उनके फॉर्मूले थोड़ा सा आप रिवाइज करना। स्ट्रिंग की वेलोसिटी का फॉर्मूला, साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला, अगर 2 गैसेस का मिक्सचर है उसमें साउंड की वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, उसके अलावा एवरेज पावर का फॉर्मूला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये बस एक बार अपन रिवाइज करें। एसएचएम में बात करें तो एसएचएम में सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम पे एक बार एक क्वेश्चन आया था इंटीजर, दैट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। 3 sin ओमेगा टी एंड 4 cos ओमेगा टी का उन्होंने सुपरपोजिशन कराया था काइंड ऑफ, और उसको आप स्ट्रिंग में भी मान सकते हैं, स्ट्रिंग में भी सेम सवाल बनता है, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा था जो आता था 5। तो ऐसे बहुत मतलब इजी क्वेश्चंस आते हैं। स्ट्रिंग साउंड में थोड़ा सा आप देखना ग्राफ वाले क्वेश्चन पे भी, कि ग्राफ से एनालिसिस करना कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है इस मोमेंट पे, थोड़ा सा वो देख लेना। मेरा मानना है कि इसको हार्डली आपको 2 घंटे देने चाहिए टोटल मिला के। 2 घंटे रिवाइज करिए और आप देखेंगे कि आपको डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन इनमें से मिलेंगे। 10% के आसपास वेटेज जिसका जेईई एडवांस में होता है। एरर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसमें जो फंडामेंटल चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट करके लॉग लेके एरर निकालते हैं वो अपन कर सकते हैं। यूएनडी में खास तौर पे जब हमें 2-3 फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपस में रिलेट करना होता है तो उसका एक पर्टिकुलर सेट मेथड है, उस सेट मेथड पे क्वेश्चन आ सकते हैं। समटाइम्स यू हैव मोर देन 1 फिजिकल क्वांटिटी, मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़। उस केस में क्या होता है कि हमारे पास जो जानकारियाँ हैं, जैसे अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन मैंने देखा था, उसमें अंडर रूट में कुछ तो Q²/ε0 था और KT था। सो वी ऑलरेडी नो KT इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी एंड Q² डिवाइड बाय ε0 इंटू R ऐसा कुछ था, दैट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें क्या करना चाहिए, 2-3 फिजिकल क्वांटिटीज को कंबाइन करके जिनको हम जानते हैं, जैसे KT को एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, Q²/ε0 है तो उसको F इंटू R² में कन्वर्ट कर लो। हमारी जान पहचान की फिजिकल क्वांटिटीज में उसको लेकर के चले जाना चाहिए। और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पैटर्न अगर देखेंगे तो देयर इज अ डेफिनेट क्वेश्चन फ्रॉम दीज 2 टॉपिक्स। एक आध क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलेगा। सो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ 11th सिलेबस। पिछले अगर 4-5 सालों का पैटर्न देखें तो थोड़ा सा जो 12th वाला पोर्शन है वो 50% से हल्का सा ज़्यादा आ रहा है, यानी कि हम मान सकते हैं 55-45 टाइप का आ रहा है। और बच्चों 12th वाला जो पोर्शन होता है वो रिलेटिवली स्कोरिंग होता है, जो आपको AKJ सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया। 12th वाले पोर्शन में जो भी सर ने आपको बताया, खास तौर पे ये भी देखना कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है या कैपेसिटर है या करंट है, तो उसमें कौन से पोर्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। जैसे मैं आपको बताऊं, करंट में मीटर्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा अगर हम और देखें तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डाइपोल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैपेसिटर की बात करें तो उसमें डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो कैपेसिटेंस में वेरिएशन आता है, हर बार कहीं ना कहीं उस पर घूम घाम के क्वेश्चन आता है, या फिर RC सर्किट पे क्वेश्चन आता है। तो पूरा चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम देखेंगे ना उसके क्रिस्प, तो उसके क्रिस्प आप आधे घंटे में चेक कर सकते हैं कि आधे घंटे में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे टिक मार्क करके आगे बढ़ा जाए। सो एज आई वाज टेकिंग एग्जांपल ऑफ जीतू, कि देखो उस बच्चे की हालत ऐसी ख़राब थी, मैंने देखा था उसको, ऐसा लग रहा था कि यार ये सही भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा जिंदा, लेकिन वो बच्चा रहा और उसके बाद उसने IIT क्रैक किया। 30-40% रिविजन से उसने IIT क्रैक किया। तो कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस में रहिए और अच्छा करिए। अब आपके सामने आने वाले हैं हमारे अगले सीनियर फैकल्टी मेंबर GDS सर और DKJ सर। वो दोनों अलग अलग चीज़ें आपके सामने लेकर के आएंगे। जैसा मैंने आपको बताया, DKJ सर आपको बताएंगे 2023 का पेपर कैसा था, और ये आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2023 का जो पेपर है उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपकी इस साल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फिजिक्स को लेकर के। और DKJ सर आपको बताएंगे कि कितने मार्क्स हमें सिक्योर करना चाहिए। थंब रूल मुझे पता है, थंब रूल इज़ वेरी इजी। थंब रूल ये है कि हम 180 नंबर सिक्योर करें, हमारी 1500 के आसपास रैंक आ जाएगी। 50% 1500 से 2000
कभी कभार वो 1000 तक भी चली जाती, पेपर टफ होता है तो। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, गुड लक। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं 2023 का IIT JEE का एनालिसिस। ये पेपर IIT गुवाहाटी ने बनाया था और इसमें 4 जून को ये पेपर हुआ था और इसमें अलग अलग टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं वो एक बार आप नज़र डालें। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, कैपेसिटेंस, EMF, EMI और AC को रखा हुआ है। तो इसका एवरेज 20% के आसपास बनना चाहिए और जो लगभग 21% के आसपास है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी से तो नहीं है, कैपेसिटेंस से 2 क्वेश्चन है। हालांकि कैपेसिटेंस का जो क्वेश्चन है वो करंट के साथ भी कंबाइंड है और इसके अलावा EMI का एक क्वेश्चन है, AC का एक क्वेश्चन है और KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स का परसेंटेज जो है वैसे 10% के आसपास बनता है, लेकिन ये परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा आता आया है। तो ये 16% है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप KTG को जरूर अच्छे से रिवाइज करें और KTG में 2 क्वेश्चन जो हैं वो हैं और हीट ट्रांसफर से 1 क्वेश्चन है। तो टोटल मिलाकर के पेपर 1 में, ये पेपर 1 का एनालिसिस चल रहा है, तो इसमें 3 क्वेश्चन है। इसके बाद मैकेनिक्स की बात करें अगर अपन, तो मैकेनिक्स से अलग अलग चैप्टर में शुरू में काइनेमेटिक्स और फ्रिक्शन से क्वेश्चन नहीं है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से 1 क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन से 1 क्वेश्चन है और मैथमेटिकल टूल से 1 क्वेश्चन है। मैथमेटिकल टूल का जो क्वेश्चन था वो 2 सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड था, लाइट डालते हुए, और सेंटर ऑफ मास पर 1 क्वेश्चन है। इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें अगर अपन, तो फ्लूइड मैकेनिक्स से पहले पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन दूसरे पेपर में एक कॉम्प्रेhension है। और वेव्स की बात करें अगर अपन, तो वेव्स में SHM से एक सवाल है। वेव्स में 3 डाले हुए अपन ने यहाँ पर, स्ट्रिंग, साउंड और SHM। प्रैक्टिकल फिजिक्स की बात करें अगर अपन, तो एरर एंड मेजरमेंट से जनरली जो शुरू के 4 एक्सपेरिमेंट हैं, सर्ल एक्सपेरिमेंट और एरर वाला, यंग्स मॉडुलस वाला और उसके अलावा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वाला, उनमें से एक आता है जनरली। लेकिन इस साल जो 2023 में आया था वो डिफरेंशिएशन वाला आया था, जो लोगरिथमिक लेकर के हम डिफरेंशिएशन करते हैं। उसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो एक एटॉमिक फिजिक्स से है और एक न्यूक्लियर फिजिक्स से, जो इनका रेशो बनता भी है। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स से 1 क्वेश्चन है और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 1 क्वेश्चन है। तो ऑन एन एवरेज जो है पेपर 1 में सभी पार्ट से कुछ न कुछ 1-1 क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद पेपर 2 की बात करें अगर अपन, तो पेपर 2 में 17 क्वेश्चन थे टोटल, जिसमें से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन है, तो परसेंटेज थोड़ा कम आया है इसमें, लगभग 11% ही क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1 क्वेश्चन और EMI का 1 क्वेश्चन है। लेकिन अगेन KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स से जो है, जो ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं, फिर से 2 क्वेश्चन इसके आए हैं, दोनों के दोनों KTG से आए हैं। हीट ट्रांसफर से 1 भी क्वेश्चन नहीं है। मैकेनिक्स की बात करें अगर अपन, तो मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स से 1 क्वेश्चन है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन है। तो अगर आप शुरू के मैकेनिक्स वाला पोर्शन देख रहे हैं तो RBD को मत छोड़िए, उसकी जगह आप शुरू के जो चैप्टर हैं, रिलेटिव मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, उनको छोड़ करके रिजिड बॉडी डायनेमिक्स को थोड़ा अच्छे से रिवाइज कीजिए। वो उसके क्वेश्चन आजकल आसान आ रहे हैं। लास्ट बार 2016 में ज़्यादा टफ क्वेश्चन आया था, लेकिन उसके बाद जो है मॉडरेट क्वेश्चन तक ही इसमें आ रहे हैं। और इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी का 1 क्वेश्चन है इसमें। सेंटर ऑफ मास, NLM, वर्क पावर एनर्जी, इनका क्वेश्चन नहीं है। तो मैकेनिक्स के शुरू वाले पोर्शन की जगह रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से सवाल डेफिनेटली 2 या 3 आ रहे हैं। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स में एक कॉम्प्रेhension था, इसलिए 2 क्वेश्चन इसके हुए हैं ये। और सरफेस टेंशन का 1 क्वेश्चन था। तो सरफेस टेंशन का 1 क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूला बेस्ड आता रहता है, तो आप उसको फॉर्मूला जरूर रिवाइज करके जाइए। वेव्स में स्ट्रिंग और साउंड में 1 स्ट्रिंग का सवाल है, साउंड के 2 सवाल हैं। तो जनरली वेव्स में साउंड का सवाल आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है, तो साउंड को जरूर ध्यान से आप रिवाइज करके जाइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसी साल IIT JEE में इंट्रोड्यूस हुआ है 2023 में, इसके पहले इसमें नहीं था। पहले साल ही इन्होंने उसका 1 क्वेश्चन पूछा और जो क्वेश्चन पूछा है वो E-B और वेलोसिटी का जो रिलेशन वाला सवाल था, जो मेंस वाले भी जनरली पूछते रहते हैं, वो वाला क्वेश्चन था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप रिवाइज जरूर करें और आपने JEE मेंस के लिए इसकी तैयारी जो की थी वो वाली तैयारी ही इसके लिए सफिशिएंट है। इसके बाद प्रैक्टिकल फिजिक्स से इसमें कोई सवाल नहीं पेपर 2 में। और मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स से 1 क्वेश्चन है पेपर 2 में। तो मॉडर्न फिजिक्स का उन्होंने एवरेज 2 क्वेश्चन का एवरेज जो है वो बना रहता है। और ऑप्टिक्स की बात करें तो वेव ऑप्टिक्स से 1 सवाल है और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो पेपर 1 में आ गया तो इसलिए पेपर 2 में नहीं है। ऑन एन एवरेज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का दोनों पेपर मिला करके जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगर अपन दोनों का मिलाकर कंबाइंड एनालिसिस करें तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का आप देखें लगभग 15% है और KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स का भी 15% है। तो आप देखें इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के AC तक है के मुकाबले KTG जो बहुत छोटा सा पोर्शन है से 15% क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। इसके बाद
मैकेनिक्स की अगर आप बात करें तो मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स से लेकर के और सेंटर ऑफ मास तक में आप देखें रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप उसको आरबीडी को जरूर से अच्छे से रिवाइज करें। इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स का टोटल मिलाकर जो 3 क्वेश्चन है उसमें से 2 क्वेश्चन कॉम्प्रेंशन वाला था एक, और एक सरफेस टेंशन का है। वेव्स का जो परसेंटेज है वो लगभग 15% और 15% ही करीब चलता है। मॉडर्न फिजिक्स का जो है वो जनरली 10% आता है, तो ये देखें आप 9% के आसपास ही बना हुआ है, और ऑप्टिक्स का भी 10% करीब आता है, तो परसेंटेज लगभग वैसा ही बना हुआ है। फिर भी अगर आप लास्ट में कुछ चैप्टर के बारे में जानना चाहें कि ज़्यादा आपको रिवाइज करना चाहिए, तो 11 से मैं 2 चैप्टर कहूँगा या 3 चैप्टर, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, उसके अलावा साउंड वेव्स, और उसके अलावा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। ये 3 चैप्टर, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ज़्यादा सवाल उसके आ रहे हैं, तो 11 से आप 3 चैप्टर बहुत अच्छे से इन आखिरी 7 दिनों में देख करके जाइए। 12th पोर्शन में अगर अपन बात करें तो 12th पोर्शन में मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के सवाल बहुत आसान आते हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स को जरूर अच्छे से देख करके जाइए, और उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ईएमएफ को देख करके जाइए। ये था मेरी तरफ से जेईई 2023 के पेपर का एनालिसिस। थैंक यू। हेलो बच्चों, आप लोगों की जेईई मेंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं, और जिन बच्चों ने भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है उसको बहुत बहुत बधाई। अब जेईई एडवांस को क्योंकि सिर्फ 7 डेज़ बचे हैं, तो अभी जैसे बाकी टीचर्स ने, सीएसएस सर ने, एकेजे सर ने, डीकेजे सर ने आपको बहुत सारी बातें बताई। जिस तरह से सर ने 11th के, सीएसएस सर ने 11th के एनालिसिस बताया आपको, एकेजे सर ने 12th के एनालिसिस बताया, डीकेजे सर ने 2023 का पूरा पेपर आपके सामने रखा। अब इसी तरह से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आपके लिए लेके आए हैं कट ऑफ मार्क्स की, और रैंक वर्सेस परसेंटेज मार्क्स ईयर वाइज। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है आपके पास, तो जिसको भी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो देखते हैं, जैसे इस स्लाइड में बच्चों आप देख सकते हो कि हमने अलग अलग ईयर में 2019, 20, 5 ईयर लिया है, आधा डिकेड, उसमें अलग अलग रैंक कैटेगरी का परसेंटेज मार्क्स हमने प्लॉट कर रखा है इसमें, और लास्ट कॉलम में हमने उस रैंक कैटेगरी का एवरेज मार्क्स लिख रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, रैंक 1 को अगर देखें अपन, तो ऑन एन एवरेज 5 सालों में जो बच्चों के मार्क्स रहे हैं, जिस रैंक 1 कैंडिडेट के मार्क्स रहे हैं, वो 92.72% के आसपास हैं। हालांकि हर साल आप देख सकते हैं कि ये रैंक 1 के लिए जो मार्क्स है वो वेरी कर रहा है, 96.1% है, 88.9 है, बट फिर भी एवरेज से एक रफ आइडिया अपने को लग जाता है कि उस रैंक के लिए क्या परसेंटेज मार्क्स रिक्वायर्ड है। सिमिलरली 100, 500 और 1000 रैंक कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं, 100 रैंक जिस बच्चे के आ रहे हैं उनका 5 सालों में एवरेज मार्क्स निकालें तो 73% के आसपास का एवरेज है। सिमिलरली 500 रैंक के लिए 61% एंड 1000 रैंक के लिए 55% का मार्क्स है। इसमें लास्ट वाले कॉलम को थोड़ा देखते हैं। 10,000 रैंक के लिए आप चेक करो, 10,000 रैंक के लिए ऑन एवरेज 31% का मार्क्स रिक्वायर्ड है। मतलब अगर 31% भी स्कोर कर रहे हैं आप, तो 10,000 रैंक के अंदर तो आप आराम से आ सकते हैं। अभी जैसे कि पिछले डिस्कशंस में सीएसएस सर ने भी आप लोगों को बताया कि 40% सिलेबस जो होता है, क्वेश्चंस जो होते हैं पेपर में, वो इजी कैटेगरी का ही होता है, जिसको स्कोर करना बहुत टफ नहीं होता। तो आई थिंक 30%, 31% लाना इट्स नॉट वेरी टफ। ये जो एग्ज़ाम है बच्चों, IIT जेईई एडवांस, ये एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं है। इनफैक्ट ये ट्रिकी एग्ज़ाम है। 2 से 3 क्वेश्चन अगर लगातार आपके गलत हो जाते हैं तो बच्चा कॉन्फिडेंस लूज कर सकता है एग्जाम के दौरान। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और आप देख सकते हैं कि ये जो रैंक कैटेगरीज होती हैं, 3000, 4000 और 5000 की रैंक कैटेगरी, आप देखिए इसे परसेंटेज मार्क्स देखो आप, 40%, 41%, 44%, मतलब 2 से 3% के अंदर अंदर ये पूरा 3000 से 5000 का रैंक कैटेगरी वेरी करता है। मतलब 2 सवाल ज़्यादा सही किसी के हो गए तो वो 5000 से 2000, 2 सवाल ज़्यादा गलत हो गए तो 2000 वाला बच्चा 5000 में भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पे अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। एग्जाम के टाइम पे अपने को अपना ईगो सेटिस्फाई नहीं करना होता। उस टाइम पे क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो मूव ऑन करना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस स्लाइड में अगर हम 5 सालों को कंपेयर करें तो एक अच्छा ऑब्जर्वेशन इसमें ये भी दिख रहा है मेरे को कि 2022 में पर्टिकुलर ईयर आप देखो, हर रैंक कैटेगरी में परसेंटेज मार्क्स आप देखो, लगभग सबसे कम परसेंटेज मार्क्स उसी ईयर है 2022 की अगर बात करें तो। कहीं ना कहीं से अंदेशा लगता है कि पेपर जो है 2022 का इन 5 सालों में थोड़ा टफर साइड पे है। तो जो भी बच्चे अभी 7 डेज में PYQs करें, मेरा आपको एडवाइस है कि 2022 का पेपर जरूर करें एक बार, पूरा फुल लेंथ पेपर। एनीवेज, अब नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों मैं आपको
छोटा सा इन्फॉर्मेशन कट ऑफ मार्क्स का देना चाहता हूँ। अभी हिंदुस्तान में जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे वो किसी ना किसी टेस्टिंग प्रोसेस को जरूर फॉलो कर रहे होंगे अपनी प्रिपरेशन के दौरान। क्या उनके मार्क्स अभी आ रहे हैं और क्या मार्क्स उनको टारगेट करना है अपने ड्रीम रैंक के लिए, उससे थोड़ा इससे आइडिया आपको लग सकता है। जैसे इस स्लाइड में हमने 5 सालों में 2019 से 23 तक हर साल क्या टोटल मार्क्स पेपर का था, पेपर 1 पेपर 2 कंबाइंड, और क्या कट ऑफ मार्क्स रहा उस साल, वो हमने यहाँ पे प्लॉट कर रखा है। आप देख सकते हैं बच्चों कि परसेंटेज जो है लास्ट वाले कॉलम में कि 24% था 2019 में, जो कि घट करके 15% तक गया 2022 में। अगेन ये 23 में फिर से 24% के नियर बाय में है। तो ये जो बच्चों परसेंटेज आप देख रहे हो कट ऑफ, ये जो है ना ये घट रहा है, इसका रीज़न बहुत सारा है। एक तो ये रीज़न भी आप बोल सकते हो कि पेपर जो है वो टफर साइड में जा रहा है, इसलिए भी कट ऑफ घट रहा है। दूसरा, जो कॉमन रैंक लिस्ट निकालती है जेई, उसमें जो रैंक वो प्रोवाइड करते हैं वो पहले कम रैंक तक कॉमन रैंक लिस्ट आती थी, 10,000 12,000। अब ये रैंक लिस्ट बहुत एक्सटेंड हो गई है, 25,000 तक भी रैंक आने लग गई है अब। तो इस कारण से भी वो रैंक को इंक्लूड करने के लिए कट ऑफ मार्क्स थोड़े आपको घटते हुए दिख सकते हैं। हालांकि फिर भी 2023 में पर्टिकुलरली वापस से कट ऑफ मार्क्स 24% के आसपास है। इसका एवरेज अगर 5 साल का एवरेज देखते हैं तो लगभग 20% का ये एवरेज है। मतलब अगर कोई बच्चा 20% स्कोर कर रहा है पेपर 1 पेपर 2 मिला करके, तो कॉमन रैंक लिस्ट में वो अपना नाम बहुत आसानी से दर्ज करा सकता है। तो उन क्वेश्चंस को अपने को टारगेट करना है जो सॉल्वेबल हैं, जो आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं, वो स्कैटर्ड रहते हैं, बट 40-50% पेपर जो है वो इजी कैटेगरी का होता है। मॉडरेट और टफ क्वेश्चंस बाकी परसेंटेज में वेरी करते हैं। तो इससे आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि अब अभी जो 7 डेज में हैं उसमें आप जो भी आप रैंक कैटेगरी आप टारगेट कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा और प्रैक्टिस को बढ़ाएं, कुछ PYQs और अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करें लास्ट मोमेंट पर। थैंक यू।